हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें लेक्चर नंबर 2। यहां पर जो हमारे सिलेबस में बातें बोली गई हैं हमें पढ़नी है। टेक्निकल डेफिनेशन, जो क्लिनिकल सेटिंग होगी, जो क्लिनिकल फार्मेसी होगी, जहां पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क करेगा, ठीक है ना, तो कुछ खास तरीके की टेक्निकल डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। और 4 तरीके की क्लिनिकल सेटिंग की बात की गई है। पेडियाट्रिक्स, यानी कि अगर बच्चों वाला क्लिनिकल सेटिंग है, जेरियाट्रिक ओल्ड एज टाइप का, बूढ़े लोगों का है, या एंटीनेटल या पोस्टनेटल केयर, ठीक है। एंटीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के बाद। अगर यहां पर के क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है तो कौन कौन सी टेक्निकल डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं आमतौर पर। मैंने मैक्सिमम कवर करने की यहां कोशिश की है, ठीक है, काफी सारी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप लोग 10 से 15 तक आप पक्का याद करें। काफी सारी हैं यहां पर जो मैंने दी हैं, ठीक है। तो कुछ पहले कॉमन डिस्कस, कॉमन टेक्निकल डेफिनेशन यूज्ड इन क्लिनिकल फार्मेसी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल सेटिंग की बात नहीं हो रही है कि पेडियाट्रिक को लेकर बात करनी है कि जेरियाट्रिक को लेकर बात करनी है, ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ गया आपके पास, तो क्या करना है, तो कुछ कॉमन डेफिनेशंस हैं जो आपको लिखनी है, बता देता हूं मैं। काफी सारी इसमें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो आंसर में क्या रहेगा इन क्लिनिकल फार्मेसी, तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर शुरुआत आप करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन से। किसकी डेफिनेशन? क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन से अपना क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे आप, ठीक है। हमेशा बोलता हूं मैं, डेफिनेशन आपको देनी है, जो भी हेडिंग होगी उसकी डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में डिफाइन करना रहेगा। फिर इन क्लिनिकल फार्मेसी अ टेक्निकल डेफिनेशन टिपिकली रेफर टू द प्रिसाइज। टेक्निकल डेफिनेशन का मतलब क्या है? टेक्निकल, इसका मतलब है रेफर टू द प्रिसाइज एंड स्टैंडर्डाइज मीनिंग। एकदम प्रिसाइज, क्लियर कट, अगर ये चीज बोल दी तो इसका मतलब यही है फिर, ठीक है ना। और स्टैंडर्डाइज मीनिंग होती है ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट का प्रिसाइज और स्टैंडर्ड मीनिंग है, उसको जैसी वर्ड का यूज किया जाएगा तो उसका मतलब फिर वही है, ठीक है। रिलेटेड टू प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन अ हेल्थ केयर सेटिंग, यानी कि उस हेल्थ केयर सेटिंग में, जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है, बच्चों का है, बूढ़ों का है, उसमें कुछ खास तरीके के टर्म्स हैं जिनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ठीक है। दीज डेफिनेशंस आर एसेंशियल। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप किसी फिजिशियन से बात करेंगे, 2 लोग आपस में बात करते हैं, तो किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम लोग, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करें। अब हम कह रहे हैं, जैसे सपोज उदाहरण के तौर पे हम कहना चाह रहे हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो वो कौन सा बीपी बढ़ा हुआ है, लोअर वाला, अपर वाला, तो हम लोग क्या कहेंगे? डायस्टोलिक बीपी या सिस्टोलिक बीपी। पर्टिकुलर टर्म्स हैं उसके लिए, ठीक है। वही चीज है यहां पर। दिस डेफिनेशन आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेट कम्युनिकेशन, जिससे कि 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन एकदम एक्यूरेट रहे, कि जो चीज बोली गई है वही चीज समझी जाए, ठीक है। इफेक्टिव पेशेंट केयर, इससे पेशेंट केयर इफेक्टिव होगा। मान लो डॉक्टर ने कुछ कहा और फार्मासिस्ट ने कुछ और समझ लिया, तो फिर पेशेंट की केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी। एंड प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट, और सारे टर्म्स और चीजें क्लियर रहेंगी, कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, तो जो मेडिकेशन का मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो पाएगा। यहां कुछ कॉमन टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर बात करता है फार्माकोकाइनेटिक की, तो फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली क्या है? इफेक्ट ऑफ बॉडीज इफेक्ट ऑन ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है? तो ऑब्वियसली बात है, बॉडी क्या करती है? बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी और अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो डॉक्टर बात कर सकता है कि भाई इसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कुछ गड़बड़ है, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे बोलेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इन 4 चीजों में कहीं गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना। तो ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच है कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो ऑलरेडी फार्माकोकाइनेटिक टर्म्स से क्लियर होगा आपको। तब भी सिंपल से बता दूं, दवाइयों का मूवमेंट बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन डिटेल में पहले चैप्टर में है हमारा फार्माकोलॉजी में, ठीक है, जिसको हम ADME कहते हैं। देन फार्माकोडायनेमिक्स, सबको पता है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हमारी बॉडी में क्या बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ऑफ द ड्रग्स, किसी दवाई के, ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अंदर
दवाई का मोड ऑफ एक्शन, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जो डोज दी है उसका क्या रिस्पॉन्स आया है, एंड थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, क्या असर आ रहा है बीमारी पर, ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, जल्दी हो रही है, लेट हो रही है। देन फार्माकोथेरेपी, ये तीनों ही अपने क्या है टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे है क्लिनिकल सेटिंग में टर्म इस्तेमाल होगा। तो फार्माकोथेरेपी क्या होता है, यूज ऑफ मेडिकेशंस टू ट्रीट एंड मैनेज डिजीज, दवाइयों का यूज करते हैं हम लोग। एक्चुअली फार्माकोथेरेपी में क्या होता है, फार्माकोलॉजी को अप्लाई करते हैं हम लोग बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो सिंपल सा यूज ऑफ मेडिकेशन, दवाइयों का इस्तेमाल करना, टू ट्रीट मैनेज डिजीज, ये जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, इसी को एक टर्म में कहा जाता है फार्माकोथेरेपी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मेडिकेशन, किसी बीमारी के लिए सही दवा का चूज करना, डोजिंग इट करेक्टली, सही डोज मापना कि कितनी डोज दी जाएगी। ठीक है, मॉनिटरिंग इट्स इफेक्ट, क्या असर हो रहा है वो चेक करना, एडजस्टिंग थेरेपी एज नीडेड, और जरूरत पड़ने पर थेरेपी को एडजस्ट करना, डोज को कम ज्यादा करेंगे या फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे टू अचीव थेरेपेटिक गोल। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, फार्माकोथेरेपी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना। नाउ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, इस टर्म को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल अप्रोच होता है हर तरीके से टू ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन यूज, जिससे कि दवाइयों का यूज है वो ऑप्टिमाइज हो सके, एकदम सबसे बेहतर हो सके। डेट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या रहेगा, असेसिंग द पेशेंट्स मेडिकेशन रेजिमेंट, पेशेंट्स को क्या दवाइयां दी जा रही हैं, आइडेंटिफाइंग एनी मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई दवाई से लेके दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि इंट्रैक्शन वगैरह हो रहा है या रिएक्शन वगैरह हो रहा है, और डेवलपिंग अ प्लान, और फिर प्लान डेवलप करेंगे टू रिजॉल्व देम, कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसको ठीक करने के लिए प्लान डेवलप करेंगे। ठीक है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि दवा का क्या असर हो रहा है उसको मॉनिटर किया जाएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग ड्रग लेवल, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रग के लेवल को मेजर कर रहे हैं इन द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम टू इंश्योर दैट, पेशेंट्स के ब्लड के अंदर जो दवा का कंसंट्रेशन है उसको मेजर करते रहते हैं। क्यों, कब, किस केस में करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन दवाइयों का थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी कि बहुत ही कम रेंज में इफेक्टिव है, थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाएगी तो पॉइजनस या टॉक्सिक हो सकती है। ठीक है ना, टू इंश्योर दैट ड्रग कंसंट्रेशंस रिमेन विद इन द थेरेपेटिक रेंज फॉर ऑप्टिमल एफिकेसी। क्यों हमको मॉनिटर करना है कि भाई ब्लड में हमारा कितना दवा का कंसंट्रेशन है, जिससे कि वो ऑप्टिमल रेंज में रहे और थेरेपेटिक इफेक्ट आता रहे, यानी कि बीमारी ठीक होती रहे। टीडीएम इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिकेशन दैट हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स काफी कम होता है उनके लिए ही इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, सबके लिए नहीं की जाती है। ठीक है, ओके, क्यों की जाती है, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन थेरेपेटिक एंड टॉक्सिक डोजेस, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी सी भी ज्यादा होगी डोज तो टॉक्सिक हो जाएगा। पॉलीफार्मेसी हम सबको पता है, मल्टीपल मेडिसिन, मोर देन 5 जब मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो पॉलीफार्मेसी हो जाती है। कोई इंसान किसी वजह से 5 से ज्यादा दवाइयां अगर खा रहा है, 5 प्रकार से ज्यादा दवाइयां, द कॉन्करेंट यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन, ठीक है ना, बाय अ पेशेंट, एक साथ कई सारी दवाइयों का यूज करना, ऑफन एसोसिएटेड विद ओल्डर एडल्ट, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है पॉलीफार्मेसी। क्यों, उनको गैस भी बन रही है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है, कुछ और किडनी प्रॉब्लम भी है, तो कई सारी दवाइयां चलती हैं उनकी। ठीक है ना, एंड दोज विद मल्टीपल क्रोनिक कंडीशन, यानी कि ऐसे लोग, बूढ़े लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम ज्यादा है पॉलीफार्मेसी का। क्यों, क्योंकि उनको मल्टीपल क्रोनिक कंडीशन होती है, डायबिटीज भी है, बीपी भी है, किडनी प्रॉब्लम भी है, तो उनके साथ पॉलीफार्मेसी वाला इश्यू रहता है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, दो दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन, द इफेक्ट दैट वन मेडिकेशन हैज ऑन अनदर मेडिकेशन, एक दवा का दूसरी दवाई पे जो असर होता है उसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी कोई बात की जाएगी तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या है इन दो दवाइयों का, तो टर्म सीधा क्या बोलेगा वो, इसका मतलब मीनिंग क्या निकलेगा कि एक दवाई का दूसरी दवाई पे क्या असर आ रहा है। When they taken together, जब वो एक साथ ली जाती हैं। ड्रग इंटरेक्शन कैन बी बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि सच एज व्हेन टू मेडिकेशन वर्क टुगेदर टू एनहांस देयर थेरेपेटिक इफेक्ट, ये भी होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं, दो दवाइयां मिलकर के एक ही काम कर रही हैं, काम को बढ़ावा दे रही हैं। या हार्मफुल भी हो सकता है, सच एज व्हेन टू मेडिकेशन इंटरेक्ट टू कॉज साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट कर सकते हैं दो मिलकर, या रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ वन और बोथ ड्रग्स। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, दो दवाएं मिलके साथ में काम कर सकती है, या एक दवाई दूसरी दवाई के काम को ब्लॉक कर सकती है। एडवर्स ड्रग इवेंट, देखो इवेंट जब वर्ड आएगा तो ध्यान रखना
कोई भी घटना या उस घटना से होने वाली दिक्कतें, जब हम दवाई खाते हैं या ट्रीटमेंट चलता है उस दौरान कोई भी जो एडवर्स इवेंट घटना घटती है उसमें ड्रग रिएक्शन नहीं, ड्रग रिएक्शन अलग चीज होती है, ठीक है ना। एनी हार्म डेट ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन यूज, दवाई खाने की वजह से कोई भी अगर नुकसान हुआ है, कोई भी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग मेडिकेशन एरर है, साइड इफेक्ट है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, अदर एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, कोई भी चीज हुई है तो वो एडवर्स ड्रग इवेंट के अंदर काउंट किया जाता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्ले अ की रोल इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग एडीई, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काफी अहम रोल रहता है इसको प्रिवेंट करने में। अब देखो एडवर्स ड्रग इवेंट, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब पहले कहीं ना टर्म सारे कहीं ना कहीं डिस्कस हुए हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दोनों टर्म अलग अलग हैं, ध्यान रखना। एडवर्स ड्रग इवेंट अलग टर्म है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन छोटा टर्म है और ये इवेंट के अंदर आता है। एन अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो होता है, ठीक है ना, वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है, जो कि माइल्ड भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, या उससे जान भी कई बार चली जाती है, इतना भयंकर रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है मेडिकेशन एडहेरेंस। क्या होता है मेडिकेशन एडहेरेंस, सबको पता है, ठीक है ना। द एक्सटेंट टू विच अ पेशेंट करेक्टली फॉलोज मेडिकल इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग द करेक्ट डोजेस एंड टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन, सही समय पे सही डोज लेना, ठीक है, दिन में कितनी डोज बोली गई है वो सब मिला करके मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस, अ रेंज ऑफ सर्विस, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज, रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो सारी सर्विसेज देता है, ऑप्टिमाइज द मेडिकेशन थेरेपी, जिससे कि किसी पेशेंट की जो थेरेपी है, मेडिकेशन थेरेपी है, वो ऑप्टिमाइज हो सके, बेहतरीन हो सके, वो सारी सर्विसेज, ठीक है ना, क्या कहलाती हैं, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज कहलाती हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग मेडिकेशन काउंसलिंग, ड्रग रेजिमेन रिव्यू, क्या दवाई दी गई उसका रिव्यू करना, पेशेंट को एजुकेट करना, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे आएगा, कई तरह के ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको आइडेंटिफाई करना और रोकना। देन फार्माकोजिनोमिक्स, ठीक है ना, जिनोमिक्स में क्या है, हर पेशेंट के साथ कई बार दवाइयां कुछ अलग तरीके से पेश आती हैं, मतलब जेनेटिक अलग होता है सबका। द स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप, किसी एक इंसान का जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक पैटर्न है उसकी बॉडी में, किस तरह से अफेक्ट करता है देयर रिस्पॉन्स टू ड्रग, है ना। कई बार एक दवा 10 लोगों को सही काम कर रही है, एक 11वें इंसान को उतना इफेक्ट नहीं लेके आया, क्यों, क्योंकि उसका जेनेटिक पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। विच कैन गाइड पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान, और इसकी वजह से उस इंसान को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है, और ये चीज लोग अभी भी मानने को राजी नहीं है। एक मेडिसिन हो सकता है 1 लाख लोगों को ऊपर सही काम कर रही हो, लेकिन एक इंसान के ऊपर सही से काम नहीं कर रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम लोग ऐसा होता है ना, जैसे कि एक मेडिसिन है, कुछ लोगों को रिएक्ट करती है, कुछ लोगों को रिएक्ट नहीं कर रही है, वो जेनेटिक पैटर्न सबका अलग होता है। देन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, ये प्रोसेस है जो दवाइयां यूज की जा रही हैं उसको रिव्यू करना। द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको रिव्यू करना फॉर एप्रोप्रिएटनेस, कि वो सब सही है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, एंड एडहेरेंस टू क्लिनिकल गाइडलाइन, क्लिनिकल गाइडलाइन के तहत एडहेर है या नहीं है। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन वैसे बहुत कम है, ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना भी कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक तरीका तो ये है, देखो बता देता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन का जब आंसर आएगा, एक जनरल क्वेश्चन आ गया, डिस्कस कॉमन टेक्निकल डेफिनेशन यूज्ड इन क्लिनिकल फार्मेसी, एक तो आप ये दे सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि क्लिनिकल फार्मेसी जो सेटिंग्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, फॉर एग्जांपल पेडियाट्रिक्स, जेरिएट्रिक्स, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इस तरह से आप आंसरिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो कि पेडियाट्रिक के अंदर 4 डेफिनेशन बता दी, जेरिएट्रिक के अंदर 4 बता दी, एंटीनेटल में 4 बता दी, पोस्टनेटल में 4 बता दी, 4 या 5 बता दी। एक अगर कॉमन क्वेश्चन आता है तो ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया, या कुछ ये डेफिनेशन दे दी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब या फिर हमारे पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि पेडियाट्रिक जो क्लिनिकल सेटिंग है, ठीक है, इस टाइप से आएगा क्वेश्चन कि राइट डाउन द टेक्निकल डेफिनेशंस एंड कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन पेडियाट्रिक क्लिनिकल सेटिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। पेडियाट्रिक क्लिनिकल सेटिंग में यूज होने वाले टेक्निकल डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कीजिए और उनके सिग्निफिकेंस को बताइए।
क्वेश्चन एक ऐसा, ये डायरेक्ट आ सकता है 3 नंबर से लेके 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये क्लियर है बातें। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। आओ बारी बारी से देखते हैं। तो स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा पहले कि पेडियाट्रिक क्लिनिकल सेटिंग क्या होती है, बच्चों वाली होती है, इतनी सी बात बतानी पड़ेगी। इन क्लिनिकल सेटिंग पेडियाट्रिक रेफर्स, क्लिनिकल सेटिंग में पेडियाट्रिक का मतलब क्या हो गया, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद, मेडिसिन की वो ब्रांच जो डील करती है विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, यानी कि हम कह सकते हैं 0 से लेके 18 की एज तक के बच्चों को जो डील करते हैं। ठीक है, नीचे कुछ टेक्निकल डेफिनेशन दी गई हैं, आओ देखें बारी बारी से। तो ये पहले तो बता दो कि पेडियाट्रिक क्या होता है। और एक चीज कर सकते हो, शुरुआत यहां से अगेन डेफिनेशन से कर सकते हो, क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है, फिर पेडियाट्रिक का बता दोगे और फिर डेफिनेशन देना स्टार्ट करोगे। सबसे पहला टर्म है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है ना। जो ग्रोथ हमारे पास टर्मिनोलॉजी है उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चे का, इंक्रीज इन फिजिकल साइज, बच्चे का फिजिकल साइज बढ़ना, हाइट, वेट, ठीक है ना। तो ग्रोथ का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम देखते हैं बच्चे की ग्रोथ। बच्चे की ग्रोथ को जब मॉनिटर करते हैं वाया ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ चार्ट होते हैं उससे हम कंपेयर करते हैं, इससे हमको एसेस करते हैं, जांच पाते हैं भाई बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। ग्रोथ चार्ट के हिसाब से ग्रोथ सही हो रही है तो बच्चे का न्यूट्रिशन बढ़िया चल रहा है, अगर ग्रोथ कम हो रही है तो बच्चे का न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। और या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे फेलियर टू थ्राइव, बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, हाइट ही नहीं बढ़ रही बच्चे की, तो इसको कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, अलग से ये वर्ड आएगा, इसको देखेंगे। तो ग्रोथ पहला टर्म, हम जब भी आप क्लिनिकल सेटिंग में जाएंगे पेडियाट्रिक वाली तो वहां पे चाइल्ड ग्रोथ की बात होगी। चाइल्ड ग्रोथ का मतलब ये होता है डेवलपमेंट की, चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात होगी। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, कंफ्यूज मत कर देना, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होता है। डेवलपमेंट में एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, यानी कि डेवलपमेंट की जब बात होगी तो यहां ब्रेन की बात चलेगी, भैया ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। ग्रोथ में फिजिकल आ गया, बॉडी ग्रोथ वगैरह, डेवलपमेंट में एक्विजिशन ऑफ स्किल्स यानी कि मोटर, कॉग्निटिव, सोशल, बच्चे का दिमागी जो तालमेल है, ठीक है ना, कॉग्निटिव जो सोचता है, जैसे ना शुरुआत में आपने देखा होगा बच्चे लोग, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1-1 महीने का आपने देखा होगा, 2-2 महीने के, ऐसे हाथ लेके जाते हैं, हाथ यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, वो मुंह में ले आना चाहते हैं लेकिन हाथ यहाँ ले आते हैं, तो उनका दिमाग का और मोटर कोऑर्डिनेशन अभी सही नहीं होता है, तालमेल बैठने में टाइम लगता है, 6 महीने तक लग जाता है धीरे टाइम, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एसेसिंग द असेस्ड यूजिंग माइलस्टोन, यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट से माइलस्टोन को चेक करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, माइलस्टोन जैसे कि क्या 12 महीने में बच्चा चलने लगा, चलने का मतलब क्या है, दिमाग और पैरों के मसल्स का कोऑर्डिनेशन तालमेल बैठना स्टार्ट हो गया है, बोलने लगा है कि नहीं लगा है 18 महीने तक, तो ये हम माइलस्टोन होते हैं कि इस महीने तक बच्चा बैठने लगेगा, इस महीने तक बच्चा पलटने लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर इनमें डिले है में इंडिकेट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अगर ये इस चीज में कोई डिले हो रहा है, टाइम से चीजें नहीं हो रही हैं डेवलपमेंट, इसका मतलब बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट कुछ गड़बड़ है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब समझ गए, जो ग्रोथ टर्म है तो हम कह रहे हैं ग्रोथ ओके है, मतलब सब चीज ओके है, सिग्निफिकेंस से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का पता चलने वाला है, ठीक है। फिर एक टर्म आता है जेस्टेशनल एज, पेडियाट्रिक, अच्छा ये उसमें भी आएगा जेस्टेशनल एज, 2 जगह आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। जेस्टेशनल एज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और एक आगे हमारे पास आएगा एंटीनेटल केयर, वहां पे भी कर सकते हैं। एज ऑफ द न्यूबॉर्न कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है ना, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ था जिसके बाद पीरियड्स नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज एक उदाहरण के तौर पर आज है, लेट उदाहरण के तौर पर कि मार्च की पहली 1 ऑफ मार्च को किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके बाद अप्रैल में पीरियड्स नहीं होते हैं और फीमेल को पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, ओके, कि वो प्रेग्नेंट है। तो जब पहली मार्च को पीरियड स्टार्ट हुए थे ना, तो वही फर्स्ट डेट मानी जाएगी, मतलब स्टार्टिंग डेट मानी जाती है, ठीक है ना, जेस्टेशनल एज, वहां से बच्चे का फर्स्ट डेट मानी जाती है, 9 महीने वहां से काउंट किए जाते हैं। एज ऑफ द न्यूबॉर्न कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहले दिन से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा कैलकुलेट किया जा रहा है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, अगर वो 37 वीक से पहले हो गया, भाई यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, अगर 37 वीक से पहले हो गया तो हम कहते हैं प्री टर्म,
बच्चा समय से पहले हो गया है, कमजोरी हो सकती है। अगर 37 से 42 वीक के अंदर हुआ है तो टर्म ओके है, हेल्दी बेबी। और अगर 42 वीक के बाद हो रहा है तो हम कह रहे हैं पोस्ट टर्म। तो हमको इससे आइडिया लगता है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे की कैसी देखरेख करनी है और क्या क्या क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती हैं। ठीक है, फिर APGAR स्कोर होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेडियाट्रिक्स, इसमें APGAR स्कोर, इसका क्या मतलब है, अ क्विक असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न्स हेल्थ। जो बच्चा पैदा हुआ है उसका हम एक क्विक, तुरंत असेस करते हैं कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ऑन एट 1 and 5 मिनट, 1 से 5 मिनट के अंदर आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद। उसमें 5 चीजें क्या देखी जा रही हैं, A अपीयरेंस, P पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, A से एक्टिविटी हो गया, G से ग्रीमेस हो गया, रेस्पिरेशन, बच्चा सांस सही से ले रहा है कि नहीं ले रहा, और इसको हम स्कोर करते हैं 0 से 10 के बीच में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये 5 चीजें APGAR, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस। ग्रीमेस क्या होता है? ग्रीमेस नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़ा सा मुंह बनाता है इस टाइप से, जो उसका फेशियल एक्टिविटी एक तरह से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, रेस्पिरेशन, इसको हम स्कोरिंग करते हैं। ठीक है ना, अगर ये स्कोर इक्वल है या 3 से कम है, इसका मतलब सीवियर डिस्ट्रेस, बच्चे को प्रॉब्लम है और रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन, उसको तुरंत डॉक्टर की देखरेख की जरूरत है। ठीक है, तो ये स्कोर हो गया यहां पर। देन नियोनेटल, नियोनेटल का मतलब क्या होता है, रेफर टू पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, इसको हम क्या कहते हैं, नियोनेटल बोल देते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, जो 0 से लेकर 28 दिन, लगभग 1 महीना मान लो, बच्चे को बहुत खास केयर की जरूरत होती है। नियोनेटल केयर इज क्रिटिकल, नियोनेटल की जो केयर है वो काफी क्रिटिकल होती है, निर्णायक होती है फॉर द सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ द न्यूबॉर्न। बच्चा जीवित रहेगा या उसकी हेल्थ कैसी होगी, ये स्टार्टिंग के 28 दिन तय कर देते हैं। पर्टिकुलरली दोज बॉर्न प्री टर्म, और खास करके उस केस में ज्यादा मायने रखता है जो बच्चे प्री टर्म। अब बेटा देखो, यही आपके MCQ बन जाएंगे कि प्री टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहीं से टर्मिनोलॉजी बन जाएगी ये। और विद कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, या जिन लोगों को पैदाइशी डिसऑर्डर यानी बर्थ डिफेक्ट, पैदा होते ही कुछ बीमारियां होती है कुछ बच्चों को। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू मैनेज कंडीशन सच एस, और ऐसे बच्चों को फिर कुछ खास तरह की मेडिकल अटेंशन चाहिए होती है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सांस लेने में दिक्कत है, जॉन्डिस है, या दूध पीने में फीडिंग डिफिकल्टी आ रही है इस बीच में 28 दिनों के अंदर, तो ऐसे बच्चों को फिर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। पेडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी, ठीक है, तो देखो फार्माकोथेरेपी जो वर्ड आ गया उसी में आगे क्या जोड़ दिया हमने, पेडियाट्रिक, यानी कि मेडिकेशन यूज टू ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चों को ठीक करने के लिए दवाइयों का जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम पेडियाट्रिक कहते हैं और पेडियाट्रिक फार्माकोथेरेपी कहते हैं। क्यों इसको अलग से टर्म्स यहाँ पे डाला गया है, भाई फार्माकोथेरेपी तो लगा दिया आगे, बच्चों की जो फार्माकोकाइनेटिक होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और जो उनकी फार्माकोडायनेमिक है बच्चों के अंदर, वो बहुत अलग होती है, उनके ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर एक अलग ही स्टडी रहती है, उनके ऊपर दवाइयों का असर अलग होता है और बॉडी का भी इफेक्ट अलग आता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये चीज अलग से स्टडी की जाती है, चिल्ड्रंस बॉडीज प्रोसेस मेडिकेशन डिफरेंटली, बच्चों की बॉडी दवाइयों को अलग तरीके से प्रोसेस करती है अडल्ट के मुकाबले। ठीक है ना, डोजिंग कैलकुलेशन एंड ड्रग फॉर्मुलेशन मस्ट बी एडजस्टेड, डोज का कैलकुलेशन और ड्रग का फॉर्मुलेशन एडजस्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन एज, वेट एंड डेवलपमेंटल स्टेज, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से, वेट के हिसाब से और एज के हिसाब से उसकी डोज बदलेगी या सेट होगी। ठीक है, फिर क्वाशियोरकर, मरासमस, ये दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, प्रोटीन डेफिशिएंसी विद एडिमा, यहाँ स्वेलिंग होती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेजेंट विद स्वेलन बेली, तो अगर बेली स्वेलन है, हेयर चेंजेस हैं, तो इसमें अर्जेंट न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, मतलब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, इससे ये सिग्निफिकेंस आता है। यानी कि क्वाशियोरकर अगर है तो इसका मतलब हमको यहाँ पर न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, बच्चे को तुरंत न्यूट्रिशनल से मतलब न्यूट्रिशन की कमी है और उसको पूरा करने के लिए जो भी प्रोसेस है वो पूरी की जाएगी, मतलब उसको फीडिंग कराई जाएगी उसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के हिसाब से। देन मरासमस, सीवियर कैलोरी एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, यहाँ पे भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है लेकिन साथ साथ में कैलोरी का भी काफी ज्यादा लो हो गया है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से लीडिंग टू वास्टिंग, वास्टिंग मतलब मसल्स पूरी खत्म हो जाती है, पतला सा दिखता है बच्चा।
तो अगर ये चीज दिख रही है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रिक्वायर ग्रेजुअल रीफीडिंग टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। ग्रेजुअल, लगातार उसको धीरे धीरे फीड कराना है जिससे कि आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, लाइक रीफीडिंग सिंड्रोम टाइप की प्रॉब्लम आती है, वो दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो अगर क्वाशियोरकर है तो उससे ये सिग्निफिकेंस निकलेगा, मरासमा से तो ये सिग्निफिकेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस, ऑब्वियसली बात है, कोई प्रॉब्लम पता चल रही है तो उससे हम क्या करना है, सिग्निफिकेंस का मतलब है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, ऑब्वियसली बात है, तुरंत हमें इम्यूनाइजेशन करना होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप पिला दिया, ठीक है, फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने पे जो इम्यूनाइजेशन होता रहता है। इट रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू द चिल्ड्रन, सबको पता है ये बात, जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इससे हम लोग प्रिवेंट करते हैं सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, भयंकर और जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं, जैसे कि मीजल्स, पोलियो या हुपिंग कफ टाइप की बीमारियां हैं, इनसे हम बच्चों को बचा पाते हैं। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चों की डोज अलग ही तरीके से कैलकुलेट होती है। द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट मेडिकेशन डोज फॉर चिल्ड्रन बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज वेट, बॉडी सरफेस एरिया एंड एज, ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। डोज कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्यों ये जरूरी है, ये टर्म का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, या टर्म क्यों यूज होती है। चिल्ड्रंस मेटाबॉलिक रेट, जैसे हमने ऊपर बात की थी, बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है या ऑर्गन फंक्शन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफर होता है अडल्ट से। इनकरेक्ट डोजिंग कैन लीड टू अंडर और ओवरडोजिंग, अगर सही से डोज नहीं कैलकुलेट की गई है तो या तो डोज कम रह जाएगी या ओवरडोज हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों में वो हार्मफुल हो जाएगा। वो नियोनेटल जॉन्डिस, बच्चों को पैदा होते ही जॉन्डिस होता है ना, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको देखा था, कहां पर, बायोकेमिस्ट्री में, है ना। तो नियोनेटल जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू हाई बाइलिरुबिन, याद आया, ठीक है, बाइलिरुबिन ज्यादा होने की वजह से जॉन्डिस वाली प्रॉब्लम आती है इनके अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, सीवियर केसेस जैसे कैरेनिक्ट्रस कैन कॉज ब्रेन डैमेज, अगर सीरियस है कंडीशन ये तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसीलिए ट्रीटेड विद फोटोथेरेपी, जितना जल्दी हो उसको ठीक कर लेना चाहिए। फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर, इसमें क्या है, सीजर्स इन चिल्ड्रन, 6 महीने से 5 साल के बच्चों में हाई फीवर की वजह से दौरे पड़ते हैं, नॉट कॉज्ड बाय सीएनएस इन्फेक्शन। यहां पर जो दौरा पड़ रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से दिक्कत नहीं आ रही है, यहां पे फीवर की वजह से दौरा पड़ जाता है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या सिग्निफिकेंस है, यूजुअली बिनाइन बट रिक्वायर, बिनाइन मतलब ओके है, नॉर्मल है, शुरुआत होता है करके कोई दिक्कत नहीं, बट रिक्वायर इवोल्यूशन टू रूल आउट मेनिंजाइटिस, बट अगर दौरे पड़ते हैं तो इवोल्यूशन की जरूरत है जिससे कि ये क्लियर हो सके कि भाई दिमागी वाला तो नहीं है, यानी कि मेनिंजाइटिस तो नहीं है, ठीक है, अगर किसी को पड़ता है तो, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बहुत आजकल कॉमन है, बच्चों लोगों को लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से एक खास तरह का डिसऑर्डर बच्चों में पनपता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अपने आप को वो कराने के लिए, आपने देखो ना, बच्चा अपने आप को नोटिस कराने के लिए तोड़फोड़ करता है, कई बार जिद करता है, चीखेगा चिल्लाएगा कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान दें, ठीक है ना, ये कई बार बच्चों के अंदर देखने को आजकल काफी ज्यादा मिल रहा है। ये क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है विद इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी इंपल्सिविटी। इसमें क्या क्या रहेगा, इन अटेंशन, जिन बच्चों को ध्यान नहीं दिया रहा, हाइपर एक्टिव होते हैं, और इंपल्सिविटी, तुरंत दिमाग में कुछ आएगा और करते हैं बच्चे। क्या सिग्निफिकेंस है, अर्ली इंटरवेंशन, इंटरवेंशन दखलंदाजी, यानी कि जल्दी ही अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी दखलंदाजी दे दी जाएगी। किस चीज में दखलंदाजी देना है, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना, तो वो इंप्रूव करता है एकेडमिक और सोशल आउटकम, तो बच्चे का जो एकेडमिक है और प्लस जो उसका सोशल बिहेवियर है वो इंप्रूव हो सकता है, जल्दी ठीक हो जाता है। पेडियाट्रिक अस्थमा काफी कॉमन है ये, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी लंग्स का प्रॉब्लम होता है इन चिल्ड्रन दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। वही अस्थमा में जो होता है, जो एयरवेज होते हैं, लंग्स के जो पाइप्स होते हैं, ठीक है ना, ब्रोंकाई वगैरह, वो पतले हो जाते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीडिंग टू ब्रीदिंग, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, सच एज वीजिंग साउंड आएगा, कफिंग आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या सिग्निफिकेंस है, पेडियाट्रिक अस्थमा इज अ कॉमन कंडीशन दैट रिक्वायर मैनेजमेंट विद मेडिकेशन लाइक इनहेलर्स। कॉमन कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम इनहेलर्स या ब्रोंकोडायलेटर्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की हेल्प से उसको ट्रीट करते हैं। प्रॉपर मेडिकेशन एंड सिम्टम्स कंट्रोल कैन प्रिवेंट एक्सरबेशन, यानी कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन हो जाएगा तो हम इसको रोक सकते हैं, उसके एक्सरबेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना हो जाए इस बीमारी को,
उसको वहीं का वहीं रोक सकते हैं, ठीक है, और इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बात समझ में आ रही होगी, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं वहां से। फेलियर टू थ्राइव यानी कि अ कंडीशन इन विच चाइल्ड डज नॉट गेन वेट और ग्रो एज एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज, मतलब बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी कि डेफिनेशन पक्का याद कर लेना, आपका एमसीक्यू में फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी डेफिनेशन की। बाद बाकी जैसे मैंने बताया कि टोटल काफी सारे करवा रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको कोई भी टोटल 10 से 15 आप याद कर लो, 5 नंबर के हिसाब से आप 10 पॉइंट पक्का याद करके जाना। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्नल होता है माल न्यूट्रिशन का। भाई अगर फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन दिख रही है तो हम समझ लेंगे बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, या कोई क्रोनिक बीमारी है, या नेग्लिजेंसी, बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा बच्चे के ऊपर। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, बर्थ डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं बर्थ से। एग्जांपल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, या क्लेफ्ट लिप ऊपर से कटी हुई होती है, तालू कई बार छेद होता है ऊपर, डाउन सिंड्रोम वगैरह, ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, पैदाइशी होते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर क्रिटिकल, इसमें अगर जल्दी पता चल जाए तो अच्छी बात है, जितना जल्दी पता चलेगा उतना अच्छा इंप्रूविंग होगी, उतना अच्छा आउटकम आएगा, ठीक है ना। आउटकम का मतलब है रिजल्ट अच्छे आते हैं दवाइयों के। प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, और लंबे समय के कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। लंबे समय कॉम्प्लिकेशन मतलब जल्दी पकड़ लोगे, जल्दी दवाइयां दोगे, जल्दी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज फिर जब ज्यादा एज हो जाती है ना, फिर वो बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है तो दिक्कत आती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS, ये देखा जाता है सीन इन प्री टर्म इन्फेंट। जो प्री टर्म इन्फेंट है यानी कि जो बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर ज्यादा देखा जाता है, ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। सर्फेक्टेंट देखो एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, एक तरह से लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं उनको ऐसे फुला करके, मतलब एल्वुलाई क्या करते हैं, ऐसे चिपकते हैं, मतलब कम होंगे और फूलते हैं। अगर सर्फेक्टेंट की कमी होगी तो वो ऐसे जब चिपकते हैं तो चिपक के रह जाएंगे, जब श्रिंक करते हैं तो वो सर्फेक्टेंट की कमी होती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेज विद ऑक्सीजन, CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, वो लगा दिया जाता है मास्क और उसमें प्रेशर दिया जाता है कि भाई वो पिचक खुलता नहीं ना, पूरा ऐसे चिपक के रह जाता है, तो प्रेशर पड़ता है तो खुलता रहता है वो लगातार, ठीक है, प्रेशर से हवा जाती है अंदर। तो CPAP या ऑक्सीजन के साथ, या सर्फेक्टेंट थेरेपी, सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी बॉडी में, जिससे कि प्रॉपर जो एल्वुलाई है वो एक्सपेंड कर सके, ठीक है ना। देन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ एन इन्फेंट, 1 साल से नीचे वाले बच्चों को सो रहे होते हैं, अचानक से मौत हो जाती है, पता ही नहीं है, इसका रीजन नहीं पता चलता, ठीक है ना, अनएक्सप्लेन्ड डेथ होती है ये। सिग्निफिकेंस, प्रिवेंशन इंक्लूड सुपाइन स्लीपिंग, मतलब आप ऐसे सिर के बल ऐसे सीधे सीधे सोइए, बच्चे को सुलाइए, एंड अवॉइडिंग सॉफ्ट बेडिंग, मुलायम गद्दे पे नहीं सुलाना बच्चे को, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन दिखाने सिम्टम्स दिखते हैं कुछ, तो ये वाली मतलब सिग्निफिकेंस ये है कि हमको ये चीज इसको क्या करनी है, यूज करनी है, ताकि सीट की वाली प्रॉब्लम ना आए। सेप्सिस, इन्फेक्शन होता है बच्चों में, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है तो वो सेप्सिस कहलाता है। अर्ली एंटीबायोटिक, जितना जल्दी पता चल जाएगा एंटीबायोटिक देंगे, जैसे एम्पिसिलिन वगैरह, जेंटामाइसिन वगैरह, जिससे कि बच्चे के सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाते हैं। मान लो बच्चे को इन्फेक्शन है, हमको पता नहीं चल पाया कि उसे सेप्सिस है, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती है। फिर एक वर्ड आता है क्रूप, यानी कि लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस यानी कि पूरा यहां से लेके ब्रोंकाई तक पूरा इन्फेक्शन है, और वो वायरल इन्फेक्शन होता है। कॉजिंग स्ट्राइडर, स्ट्राइडर होता है हाई पिच्ड एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, जब सांस लेते हो तो एक अजीब सी खरखराहट सी आती है, और खांसते हो तो बार्किंग कफ, यानी कुत्ता खांसता है खुल खुल करके, एक अजीब सी आवाज आती है, वो चीज इसकी क्या है, सिम्टम्स है। सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रीटेड विद स्टीरॉइड एंड नेबुलाइज्ड एड्रेनलिन इन सीवियर केसेस, मतलब स्टीरॉइड और नेबुलाइजर दिया जाएगा, जिसमें एड्रेनलिन दिया जाता है सीवियर केसेस में, ठीक है। पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन, बच्चों का न्यूट्रिशन अलग होता है, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी बनती है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन को देना ही क्या कहलाता है, पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये सुनिश्चित करता है दे रिसीव द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को जरूरी वाले न्यूट्रिशन सारे मिलते रहें, उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए। सिग्निफिकेंस, प्रॉपर पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन इज वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन इंपॉर्टेंट,
की बिहेवियर और फिजिकल स्किल्स, बच्चे के अंदर का ना कुछ खास उनके बिहेवियर में चेंजेस, जैसे बच्चे का हंसना, बच्चा शुरुआत में नॉर्मल रहता है, फिर एक टाइम बाद बच्चा मुस्कुराना स्टार्ट करता है, फिर खिलखिला के हंसना भी स्टार्ट करता है। तो कब उसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, एक खास एज के बाद आ जाना चाहिए चीज़ें। तो हम लोग वही बिहेवियर और फिजिकल स्किल में क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस एज में, उस एज में आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि क्रॉलिंग एट 6 to 10 मंथ, 6 से 10 महीने के अंदर बच्चे को रेंगना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्पीकिंग इन सेंटेंस बाय एज ऑफ 2 साल की एज तक उसको सेंटेंस बनाना आ जाना चाहिए, मतलब बोलना आ जाना चाहिए प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, यही कहलाता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स अलग जगह पे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हेल्प होती है जो पेडियाट्रिशियन होते हैं, यानी कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उनको मदद मिलती है जांचने में वेदर अ चाइल्ड इज डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट, क्या बच्चा नॉर्मली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों का हार्ट का वाला जो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना, हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग बच्चों का अलग रहता है, लेयर रहती है, बीच में कट रहता है, फिर जुड़ता है बाद में, ठीक है। A subspecialty of pediatric focused on diagnosing and managing heart condition in children, बच्चों में हार्ट का प्रॉब्लम आता है तो उनके लिए एक अलग से ही पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बोला जाता है उसको, इंक्लूडिंग कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जो पैदाइशी हार्ट में डिफेक्ट होता है और एरिथमियाज पाए जाते हैं, तो उसके लिए पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक अलग ही डिपार्टमेंट है पूरा अपना। सिग्निफिकेंस क्या है, पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स अर्ली इन लाइफ। तो अगर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है तो इससे हम लोग क्या रहेगा, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे लाइफ में उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी ठीक कर सकते हैं। पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, इस तरह दिमाग वाली चीज आ गई, ठीक है। अ सब स्पेशलिटी ऑफ पेडियाट्रिक दैट डील्स विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी या न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी दिमागी प्रॉब्लम है तो वो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के अंदर कवर की जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, वही है कि अगर पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हो रही है बच्चे की, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है और ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इंप्रूव करेगा और मैनेज करेगा कंडीशन एपिलेप्सी, सेरेब्रल पाल्सी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है ना। तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर। देन पेडियाट्रिक हाइपरटेंशन, बच्चों में आजकल हाई बीपी भी देखा जा रहा है, ठीक है ना, खासकर कहाँ किसके अंदर होता है, ये होता है आई थिंक प्री टर्म वालों में। पेडियाट्रिक हाइपरटेंशन कैन बी साइन ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ इशू, अच्छा ठीक है, अगर बच्चे में बीपी ज़्यादा देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि बच्चे को किडनी प्रॉब्लम है या बच्चे के हार्मोन गड़बड़ है, ठीक है ना। मैनेजिंग ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट, और उनकी बॉडी में बीपी को मैनेज करना जरूरी है, क्यों, जिससे कि लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर डैमेज ना हो, हार्ट का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, बच्चों का कैंसर वाला डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पर, बच्चों को जो कैंसर्स होते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, लिम्फोमास एंड सॉलिड ट्यूमर्स, बच्चों में चेक किए जाते हैं जिनके अंदर होने की संभावना ज्यादा होती है। क्या सिग्निफिकेंस है, वही अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ग्रेटली इंप्रूव्ड सर्वाइवल रेट, जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, जल्दी ट्रीट होगा तो सर्वाइवल रेट बच्चे के बढ़ जाते हैं। फॉर मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों में होने वाले कई प्रकार के कैंसर होते हैं, अगर पहले पता चल जाएगा तो जाहिर सी बात है इलाज जल्दी होगा और इंप्रूवमेंट जल्दी आएंगे। चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों में आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी भी देखी जाती है, मोटापा, ठीक है ना। अ कंडीशन इन विच चाइल्ड हैज एक्सेस बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, टिपिकली डिफाइंड बाय बीएमआई अबव 95th परसेंटाइल, जो बीएमआई है वो 95th परसेंटाइल के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, चाइल्डहुड ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक कंडीशंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज, अगर चाइल्डहुड ओबेसिटी है तो भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है, हाइपरटेंशन होने की संभावना है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना है, ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हमको इसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है। अर्ली इंटरवेंशन थ्रू डाइट, अगर हम जल्दी इसको इंटरवीन करें इसमें ठीक करने की कोशिश करें डाइट की हेल्प से, एक्सरसाइज की हेल्प से और बिहेवियर चेंजेस ला करके, तो कहीं ना कहीं मैनेज करना आसान होता है और इन सब प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो बात समझ में आ गई होगी, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस, इनमें आपस में क्या तालमेल है। डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस मतलब इंप्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं या उससे हमें क्या चीज बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चाइल्ड, जैसे कि चाइल्ड ओबेसिटी में ये होता है, तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, हमको इससे ये पता चलता है ये सब चीजें हो सकती हैं, तो हम इसको ठीक करेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से ओके, टेक्निकल डेफिनेशन एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन, यहाँ पेडियाट्रिक लिख गया है,
होना चाहिए क्या, जेरिएट्रिक। ठीक है, बुढ़ापे वालों मतलब ओल्ड एज वालों की बात आ गई है, क्लियर है बातें। तो बेटा यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज हैं, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैंने कितनी बता दी है, टोटल 27 बता दी, काफी सारी थी असल में, क्योंकि देखो ऐसा है, बता इसलिए दी है क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना तो वो किस टर्म से आ जाएगा नहीं पता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हुए सारे टर्म्स कवर किए, 27 आप भले बेशक याद मत करना, अपने एग्जाम में लिखने के पर्पज से, ठीक है ना। वहां आप केवल 10 से 15 याद करके चले जाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। स्टार्ट करें जेरिएट्रिक्स। चलो, तो जेरिएट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जेरिएट्रिक का मतलब वो ब्रांच है मेडिसिन की जो फोकस करती है हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पीपल, बूढ़े लोगों की हेल्थ केयर पे जो फोकस करेगी उसको हम जेरिएट्रिक कहते हैं। बेसिकली जेरिएट्रिक में होगा क्या, क्रोनिक डिजीज, मैनेजिंग क्रोनिक डिजीज, बीपी, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्रोनिक डिजीज, मेडिकेशन थेरेपी, कॉग्निटिव डिक्लाइन, दिमाग का जैसे ना भूलना स्टार्ट हो जाता है, तालमेल नहीं होता है दिमाग का और हाथों का, तो कॉग्निटिव डिक्लाइन, फंक्शनल एबिलिटीज, चलने फिरने में दिक्कत आती है, ठीक, एंड इंश्योरिंग ओवरऑल वेलबींग इन ओल्डर एडल्ट। तो ये सब चीजों को यहाँ पर क्या है, जेनेटिक केयर में इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक सबसे कॉमन टर्म आता है पॉलीफार्मेसी। क्यों आता है, कई सारी दवाइयाँ, ज्यादातर जो लोग बूढ़े होते हैं, हार्ट का, डायबिटीज का, कई सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, ठीक है। द कॉन्करेंट यूज ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन, एक साथ बहुत सारी दवाइयों का यूज करना पॉलीफार्मेसी कहलाता है। जनरली 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा हो जाएंगी तो पॉलीफार्मेसी कहलाएगा। पॉलीफार्मेसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, मजबूरी है, देना पड़ता है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इस टर्म को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्रग इंटरेक्शन को पैदा करता है, साइड इफेक्ट इससे होने की संभावना ज्यादा होती है, मेडिकेशन एरर होने की संभावना होती है, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन जेरिएट्रिक केयर। इसीलिए यह एक इंपॉर्टेंट कंसर्न, चिंता का विषय है, सोचने का विषय है क्या, पॉलीफार्मेसी, क्लियर। सिग्निफिकेंस, डी प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्राइबिंग को डी करना, यानी कि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है किसी ओल्ड एज इंसान का, तो धीरे, जैसे मान लो स्टार्टिंग में 6-7 दवाइयाँ थी, फिर धीरे धीरे डॉक्टर क्या करता है, दवाइयाँ 7 से 6 करेगा, 5 करेगा, 4 करेगा, कुछ कुछ हटाता जाएगा जो मतलब की नहीं है या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड डी प्रिस्क्राइबिंग, आ गया टर्म ये, ठीक है ना। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और डिसकंटिन्यूइंग मेडिकेशन दैट आर अननेसेसरी, सिस्टमैटिक तरीके से दवाइयों को धीरे धीरे कम करना या डिसकंटिन्यू करना जो कि जरूरी नहीं है। सिग्निफिकेंस, डी प्रिस्क्राइबिंग इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है जेरिएट्रिक्स में टू मिनिमाइज पॉलीफार्मेसी। क्यों करनी है डी प्रिस्क्राइबिंग, ताकि पॉलीफार्मेसी से बचा जा सके, और जब पॉलीफार्मेसी नहीं होगी तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। देन फ्राइलिटी, फ्राइलिटी क्या है, अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व, ठीक है, डिक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल रिजर्व। क्या होता है फिजियोलॉजिकल रिजर्व, मतलब इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू अडेप्ट टू स्ट्रेसर्स। फिजियोलॉजिकल रिजर्व, स्ट्रेसर्स मतलब जो स्ट्रेस पैदा करती हैं, जैसे मान लो अचानक से जीना आ गया, चढ़ना है, नहीं चढ़ पा रहे, ठीक है, अचानक से हमारे पास कई बार स्ट्रेस आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है, हम लोग बियर कर जाते हैं, अभी यंग है, फिर एक एज के बाद हम उसको बियर नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, दैट इज फ्राइलिटी, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन फिजियोलॉजिकल रिजर्व एंड इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेसर्स, या इसका उल्टा कह लें, कोई स्ट्रेस आएगा तो आप उससे आपको प्रॉब्लम हो ही जाएगी। जरा सा भी मेंटल स्ट्रेस आएगा तो पता चला आपका ब्रेन हेमरेज हो गया या पैनिक अटैक पड़ गया, आप उसको झेल नहीं पाते हैं, दैट इज फ्राइलिटी, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स, रिस्क ऑफ फॉल्स, जैसे आप कहीं चल रहे हैं तो गिर पड़ेंगे, ठीक है। डिसेबिलिटी, आपको डिसेबिलिटी होने की संभावना रहेगी, मॉर्टेलिटी, डेथ हो सकती है। असेस्ड वाया फ्राइड फ्राइलिटी क्राइटेरिया, इसको हम असेस कैसे करते हैं, कैसे जांचते हैं कि फ्राइलिटी है, तो एक क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं फ्राइड फ्राइलिटी क्राइटेरिया, जिसमें हम वेट लॉस, एग्जॉशन, कितनी जल्दी इंसान थक रहा है, वीकनेस, स्लोनेस, लो एक्टिविटी, ये सब चीजें चेक करके पता लगाते हैं कि उसको फ्राइलिटी है या नहीं है। देन कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसमें हम डिमेंशिया कहते हैं, भुलक्कड़पन, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी लॉस, अटेंशन एंड रीजनिंग, रीजनिंग करने की क्षमता खत्म हो जाती है, लॉजिक लगाने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें कॉमन बीमारी हमारी अल्जीमर या वस्कुलर डिमेंशिया होता है, जब ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती ब्रेन में। सिग्निफिकेंस क्या है, कॉग्निटिव डिक्लाइन कैन इंपैक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस, अब अगर उसे भुलक्कड़पन की बीमारी है, ठीक है, चीजों को याद नहीं रख पाता, तालमेल नहीं बैठा सकता है, तो मेडिकेशन एडहेरेंस, टाइम पे दवाई नहीं खा पाएगा, ठीक है ना, कितनी दवाई खानी है याद नहीं रहेंगी,
डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आएगा, सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा। तो यहां से अब एक चीज क्लियर हो गई है क्या, कि इस इंसान को एक केयर की जरूरत है हमेशा, या तो कोई नर्स रहे उसके साथ या कोई परिवार का इंसान रहे। इट में आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर, जो दवाई खा नहीं पाया, चला अभी खा ली, फिर वही दोपहर में खा ली, वही शाम को खा ली, जो खाने दिन में एक ही बार थी, भूल गया वो। डिलीरियम, डिलीरियम मतलब कंफ्यूजन, एक्यूट कंफ्यूजन ड्यू टू अंडरलाइंग इलनेस, कोई बीमारी है जिसकी वजह से भयंकर उसे कंफ्यूजन होती है, ठीक है, या कोई ड्रग या इन्फेक्शन की वजह से डिलीरियम पैदा हो गया। सिग्निफिकेंस, मेडिकल इमरजेंसी होती है, रिवर्सिबल इफ कॉज इज ट्रीटेड, और ये रिवर्सिबल भी है, यानी कि ठीक भी हो जाती है अगर कॉज को ठीक कर दिया जाए, जैसे कि यूटीआई डिहाइड्रेशन, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से है या डिहाइड्रेशन की वजह से है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार डिलीरियम ठीक नहीं होता है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज होती है, शर्ट के बटन लगाना, लेस बांधना, ठीक है, रोटी तोड़ के खाना, बेसिक टास्क नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, जो रोजमर्रा के टास्क है, काम है, जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो इंसान नहीं कर पाता है, जैसे ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, कपड़े पहनना, टॉयलेटिंग, ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग मतलब मूविंग इन एंड आउट ऑफ बेड, बेड पे चढ़ के सोना और उतरना, वो भी इंसान नहीं कर पा रहा, चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहा, चल भी नहीं पा रहा, तो डेली एक्टिविटी करने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। सिग्निफिकेंस, डिक्लाइन में इंडिकेट नीड फॉर होम केयर, अगर ये डिक्लाइन कर गई है तो होम केयर या नर्सिंग होम की जरूरत है, ऐसे इंसान को ये चीज यहां से समझ जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वर्ड लग गया। मोर कॉम्प्लेक्स डेली टास्क रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मतलब जैसे कि आपको अपना फाइनेंस मैनेज करना है, कुकिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, ये काम जब नहीं कर पाते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे आना जाना है, तो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में अंदर आ जाता है ये। तो ये ज्यादा डेंजर है, ये तब भी ठीक है, घर के काम तो कर ले रहा है, लेकिन ये काम भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर ऑफन यूज्ड इन जेरिएट्रिक असेसमेंट टू हेल्प डिटरमाइन द लेवल ऑफ सपोर्ट, यहां से हमको ये देखना होता है भाई, इसमें तो होम केयर चाहिए, इसमें हमें ये देखना है कि लेवल ऑफ सपोर्ट कितना चाहिए। अगर ये सब काम नहीं कर पा रहे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, चलो फाइनेंस कोई और देख लेगा, कुकिंग कोई और कर लेगा, लेकिन इसमें तो इंसान खुद का काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि हमें ये चेक करना है किस लेवल का सपोर्ट चाहिए, और फिर मेडिकेशन मैनेजमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। बियर्स क्राइटेरिया, बियर्स क्राइटेरिया क्या है, अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन, एक दवाइयों की पूरी लिस्ट तैयार कर दी गई है, ठीक है ना, पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट मेडिकेशन, पिम बोलते हैं हम उसे, फॉर ओल्डर एडल्ट्स, और लिस्ट दे दी है, कहा कि ये दवाइयां तो देनी ही नहीं है इनको, ठीक है ना, ये इनएप्रोप्रिएट है एडल्ट के लिए। डेवलप्ड बाय अमेरिकन जेरिएट्रिक सोसाइटी के द्वारा, जो अमेरिकन जेरिएट्रिक सोसाइटी है उसके द्वारा कुछ दवाइयों की लिस्ट तैयार की गई है जो कि बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट बता दी गई है ओल्डर्स के लिए, ठीक है। द बियर्स क्राइटेरिया हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आइडेंटिफाई ड्रग दैट मे कॉज मोर हार्म। अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो देखते हैं कि अगर मान लो कोई दवा देनी है तो ये देख लेते हैं कि भाई ये दवा कितनी हार्मफुल है। कुछ दवाइयाँ ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो यहाँ से क्या है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाती है, वो चेक कर सकते हैं कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है, कौन कम हार्मफुल है ओल्डर पॉपुलेशन के लिए, और उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, द बियर्स क्राइटेरिया सर्व एज ए गाइडलाइन फॉर सेफर प्रिस्क्राइबिंग, कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन है, एक तरह से गाइड करती है कि भाई कौन सी दवा सेफ है, कौन सी दवा सेफ नहीं है, और हेल्प करती है टू अवॉइड मेडिकेशन विद हाई रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट इन एल्डरली पेशेंट, और कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है कि हाई रिस्क मेडिकेशन बूढ़े लोगों को ना दिया जाए, ठीक है। एडवर्स ड्रग इवेंट वही आ गया जो ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं रीनल डोजिंग की। द एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग डोज बेस्ड ऑन पेशेंट्स रीनल फंक्शन, किडनी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और किडनी वीक होगी तो उसके हिसाब से हमको डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर में, एक्सक्रीशन का काम किडनी करती है। अगर दवा बाहर ही नहीं निकल पाएगी, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है और हमने हाई डोज दे दी है, तो फिर दिक्कत आएगी, वो दवा लंबे समय तक बॉडी में रहेगी और नुकसान करेगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक कर लेते हैं, विच इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एल्डरली पेशेंट ड्यू टू एज रिलेटेड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन। उम्र के हिसाब से जो किडनी के फंक्शन में डिक्लाइन आ गया तो हम GFR चेक करते हैं और उसी हिसाब से फिर डोज को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हाई डोज दे देंगे तो वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी। सिग्निफिकेंस, प्रॉपर रीनल डोजिंग इंश्योर दैट ड्रग डू नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी टू टॉक्सिक लेवल, वही वाली बात आ गई। इसका इंपॉर्टेंस यही है
कि प्रॉपर रीनल डोजिंग करेंगे तो ये सुनिश्चित करेगा कि जो दवा है वो बॉडी के अंदर एक टॉक्सिक लेवल तक एक्युमुलेट ना हो जाए, इकट्ठी ना हो जाए। ठीक है। फॉल रिस्क मतलब गिरना, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू फॉल ड्यू टू बैलेंस इश्यूज। जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, जो इंसान दारू पी लेता है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सेम वही कंडीशन बूढ़े लोगों में आती है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है सही से, तो वो अपने आप को सही से खड़ा भी नहीं रख पाते हैं, गिर पड़ते हैं, बैलेंस इश्यूज आते हैं। ठीक है। या फिर पॉलीफार्मेसी या विजन प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल रिस्क के अंदर डाल देते हैं। वो इंसान गिर रहा है किसकी वजह से, या तो बैलेंस इशू है, या पॉलीफार्मेसी हो गई उसके साथ, या विजन प्रॉब्लम है। ओके। सिग्निफिकेंस क्या है, असेस्ड बाय टाइम्ड अप एंड गो टेस्ट। टग टेस्ट होता है एक तरह का, जिससे कि हम चेक करते हैं कि फॉल रिस्क कितना है। प्रिवेंशन इंक्लूड्स होम मॉडिफिकेशंस एंड विटामिन डी सप्लीमेंट। होम मॉडिफिकेशन यानी कि जो इंसान घर पे चलता है तो हम कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं कि वो अगर गिरे तो चोट ना लगे। ठीक है। और विटामिन डी की सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। प्रेशर अल्सर, इसे हम बेड सोर भी कहते हैं। लंबे समय तक अगर आप बेड पे पड़े रहते हैं, पसीना वगैरह होता रहता है, तो पीछे पीठ पे अल्सर वगैरह पड़ जाते हैं। स्किन ब्रेकडाउन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। लंबे समय तक अगर आप बेड पे पड़े रहते हैं तो पीठ वगैरह पे अल्सर, स्किन ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, पसीना से ना मरता रहता है, साफ सफाई हो नहीं पाती है, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है ना। बेड सोर, छाला भी कहते हैं इसको हम लोग। सिग्निफिकेंस प्रिवेंटेड विद रीपोजिशनिंग। बार बार हम क्या करें, पेशेंट की जो जगह है वो बदलते रहें, प्रॉपर न्यूट्रिशन करें, एंड प्रेशर रिलीविंग मैट्रेस। ऐसे मैट्रेस पर लाएं कि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, प्रेशर पड़ेगा तो जल्दी इसके टूटने की संभावना रहती है। जेरिएट्रिक सिंड्रोम, अब सिंड्रोम मतलब कई सारी बीमारियां। अ ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट कॉमनली ऑकर इन ओल्डर एडल्ट। एक कंडीशंस का पूरा ग्रुप है जब वो एक साथ आता है। ठीक है ना। ऑफन ड्यू टू मल्टीपल इंटरेक्टिंग फैक्टर, जैसे फ्राइलिटी, फास्ट, डिलीरियम, प्रेशर, अल्सर, एक साथ सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसे हम जेरिएट्रिक सिंड्रोम कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये कंडीशन देखी जा रही है तो फिर एक डॉक्टर से काम चलेगा नहीं। इसका सिग्निफिकेंस यही है भैया, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम को बुलाओ, सब लोग मिलके देखो उसको, तो फिर उसका भला हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दीज सिंड्रोम्स आर ऑफन ट्रीटेबल विद प्रॉपर मेडिकेशन एडजस्टमेंट। ट्रीटेबल है, ठीक किया जा सकता है प्रॉपर मेडिकेशन एडजस्टमेंट करके और सपोर्टिव थेरेपी दे करके, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लगेगी, यानी कि मल्टीपल डॉक्टर्स लगेंगे अलग अलग फील्ड वाले। ठीक है। पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव होता है किसी चीज को कम करना। ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिलीफ। यहां पर हम रिलीफ दे रहे हैं, चीज ठीक नहीं हो पाती, जैसे दर्द बहुत ज्यादा किसी बीमारी की वजह से, तो हम दर्द को कम कर देंगे, बीमारी भले ठीक ना हो। तो पैलिएटिव केयर, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम से रिलीफ करवा रहे हैं। पेन एंड स्ट्रेस ऑफ सीरियस इलनेस, बीमारी भले ठीक ना हो लेकिन जो उसके सिम्टम्स है उससे हम निजात दिला रहे हैं। ठीक है। पैलिएटिव केयर इन जेरिएट्रिक फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स इन पेशेंट थ्रू मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो ठीक है, ये ऐसा क्यों, हमें पता है जेरिएट्रिक केस में कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन उससे होने वाले जो सिम्टम्स है जो कि भयंकर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर आता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, है ना, सुसु हो जाता है, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसकी बात हो रही है, इनकंटिनेंस। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल खो चुके हैं, स्ट्रेस, अर्ज या ओवरफ्लो टाइप का, जैसी टॉयलेट आती है हो जाती है, वो रोक नहीं पाते उसको। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रीटेड विद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग क्या है, पेल्विक कमर की एक्सरसाइज होती है, कुछ दवाइयां होती हैं जैसे एंटीकोलोजिक वगैरह है, वो दे करके हम लोग उसको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, या कैथेटर लगा देते हैं, है ना। कैथेटर आता है, टॉयलेट पॉलीबैग में होता रहता है अपने आप, तो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 15 ही टर्म्स हैं जेरिएट्रिक वाले में। क्लियर है बातें। चलें आगे। अब बात करते हैं एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रेगनेंसी वाली, एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है। टर्म्स हैं बहुत सारे, पानी वानी पी लो आराम से, ठीक है ना, और मुंह धुल लो। क्लियर है। टर्म्स हैं, 10 याद कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। ओके। चलिए, एंटीनेटल केयर पहले तो देखिए होता क्या है। मेडिकल केयर प्रोवाइड टू वुमेन, एक वुमेन को मेडिकल केयर देनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस समय वो प्रेग्नेंट होती है उस समय के दौरान अगर क्लिनिकल सेटिंग में एडमिट है वो, तो क्या क्या चीजें रहेंगी आओ देखिए। इसके अंदर रेगुलर चेकअप है, स्क्रीनिंग है, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मतलब कुछ जो इन्फेक्शन बीमारी होने वाली होती है उनसे बचाने के रोकथाम के तरीके होते हैं। मॉनिटर द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड द डेवलपिंग फीटस, मदर और डेवलपिंग फीटस दोनों की क्या है,
हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। कुछ टर्म्स देखें, जेस्टेशनल एज, इसको हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। फिर देख लेते हैं द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, वही वाली डेफिनेशन सेम आ गई। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम लोग डिटरमाइन द फीटल ग्रोथ माइलस्टोन्स एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। फीटल ग्रोथ है ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं तो वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा बच्चा 3 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, तो अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की हेल्थ आ रही होती है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या रहेगी। नेगलिस रूल एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि भैया एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या रहती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, LMP प्लस 7 days माइनस 3 month प्लस 1 year करके एक फॉर्मूला है जिससे कि हमको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पता चलती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प ट्रैक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई प्री टर्म पोस्ट टर्म रिस्क। वही वाली बात आ गई हमको, ये एक्चुअली जेस्टेशनल एज के अंदर ही है ये कि एक नेगलिस रूल होता है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि प्री टर्म पोस्ट टर्म हमको एग्जैक्ट पता है कि इस डेट से बच्चे का कंसीविंग हुई है तो बच्चा 6 महीने का 7 महीने का इस डेट में हो जाना चाहिए। पहले हो जाएगा तो प्री टर्म, बाद में होगा तो पोस्ट टर्म। फिर एक टर्म आता है ग्रेविडिटी, यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज करंट प्लस पास्ट, ठीक है, कितनी प्रेगनेंसी है किसी महिला को हुई है तो ग्रेविडिटी टर्म आता है। एक टर्म आता है पैरिटी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रीचिंग वायबल जेस्टेशनल एज। कई बार कुछ फीमेल्स होते हैं उनको बच्चे होते हैं गिर जाते हैं, बच्चे होते हैं गिर जाते हैं, प्रॉब्लम होती है कुछ, ठीक है ना। तो पैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी प्रेगनेंसी ऐसी थी जो वायबल जेस्टेशनल एज तक पहुंच गई थी, यानी कि मोर देन 24 वीक या 24 वीक तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एसएस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री पता चलती है। फॉर एग्जांपल G3P1 यानी कि 3 प्रेगनेंसी 1 लाइफ बर्थ, 3 प्रेगनेंसी हुई, 1 ही बर्थ जिंदा बचा, 2 डेथ हो गई। तो ये इस तरह से हमें चीज़ों को पता चलता है, तो ये टर्म्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पर। ट्राइमेस्टर हम सबको पता है 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, फर्स्ट 0 to 12 वीक, सेकंड 30 से 28 वीक, थर्ड 29 से 40 वीक। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने 3 ट्राइमेस्टर में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि डिफरेंट स्क्रीनिंग एंड रिस्क पर ट्राइमेस्टर, हर एक 3-3 महीने पे अलग तरह की स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है और अलग तरीके के बच्चे को रिस्क होते हैं, माँ को रिस्क होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको चेकिंग की जाती है। एंटीनेटल केयर, द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जिस दिन से प्रेग्नेंट हुई है वो अंटिल ऑनसेट ऑफ लेबर, जब तक लेबर नहीं हो जाता है, ठीक है यार, यूं कह लो कि जब लेबर स्टार्ट होता है, इस बीच में जो केयर की जाती है उसे एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जरूरी है। रेगुलर ANC यानी कि रेगुलर जो एंटीनेटल केयर होती है, इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अब नॉर्मल हो गई है या होती प्रेगनेंसी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी ये वाला केस था भाई 3 प्रेगनेंसी हुई, केवल 1 जिंदा बची, तो ऐसे केसेस में ANC बहुत जरूरी होती है। इससे हमें रिस्क वगैरह जो है वो पहले पता चल जाते हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। प्री नेटल स्क्रीनिंग, a series of tests performed during pregnancy to assess the risk of birth defect। प्रीनेटल स्क्रीनिंग होती है ना, जैसे आजकल क्या हो गया, शादियां लेट होती हैं, 35-40 की एज में जाके फीमेल्स मदर बन रही हैं, तो बर्थ डिफेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसकी जो स्क्रीनिंग की जाती है वो कहलाती है प्रीनेटल स्क्रीनिंग। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, स्क्रीनिंग कर ली और हमें रिस्क पता चल जाता है, मान लो पता चल गया पहले कि भाई बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो वहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, या तो फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो या आप डिसीजन ले सकते हो भाई डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे को आप जन्म देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, वो तमाम चीज़ें होती हैं। खैर, अल्ट्रासाउंड सबने सुना हुआ है, इसको सोनोग्राफी भी कहते हैं। और डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक यूज साउंड वेव, साउंड वेव की हेल्प से हम लोग बच्चे की इमेज क्रिएट करते हैं और क्रिएट विजुअल इमेजेस ऑफ द फीटस इन द वोम, है ना, बच्चेदानी के अंदर बच्चे का क्या है, कितनी हेल्थ वगैरह है, कैसा दिख रहा है, वो सब हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अल्ट्रासाउंड इज क्रूशियल इन ANC फॉर असेसिंग फीटल वेलबींग, बच्चे की हेल्थ कैसी है उसको चेक करने के लिए बहुत जरूरी है। डिटेक्टिंग एबनॉर्मलिटीज, कोई एबनॉर्मलिटीज होती है वही पता चल जाती है। कंफर्मिंग प्रेगनेंसी है वो भी क्लियर हो जाता है। मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट बीट कितनी है। चेकिंग फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो वही पता चल जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी होता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन,
ये होता क्या है, जैसी न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन, मतलब फीमेल वैसे नॉर्मल थी लेकिन जैसी प्रेगनेंसी हुई बीपी हाई हो जाता है 90-140, ठीक है। कब होगा? आफ्टर 20 वीक्स विदाउट प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया वाली प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके बावजूद आपका बीपी बढ़ गया है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आगे जाकर के प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है। क्या है प्री एक्लेम्सिया, देखते हैं। इसीलिए इसको चेक करना जरूरी होता है। प्री एक्लेम्सिया क्या है? अब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान ये आती है कॉम्प्लिकेशन, इसमें हाई बीपी होता है एंड साइन ऑफ डैमेज टू ऑर्गन्स, ठीक है। और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं जैसे कि किडनी और लीवर। इट यूजुअली ऑकर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। सिग्निफिकेंस क्या है? इसेंशियल टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन लाइक एक्लैम्सिया और प्रीटर्म डिलीवरी। इस केस में प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है और ये कंडीशन एक्लैम्सिया में जा सकती है। एक्लैम्सिया क्या है? आओ देखें। प्री एक्लैम्सिया में जब सीजर्स, दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम एक्लैम्सिया कहते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? जान जा सकती है और इसको हम MgSO4 एंटी कन्वल्सेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है वो सिग्निफिकेंस में हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज, कुछ फीमेल को डायबिटीज भी हो जाती है। अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के समय डेवलप होती है और ठीक भी हो जाती है। डिलीवरी होगी तो ठीक हो जाता है, अब ऑटोमेटिक डायबिटीज चली जाती है। सिग्निफिकेंस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस GDM इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज लार्ज बर्थ वेट। बच्चे का वजन कई बार बढ़ जाता है, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है, ठीक है। प्री टर्म लेबर, बच्चा पहले पैदा हो सकता है, या पोस्ट पार्टम डायबिटीज, ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आपको परमानेंट डायबिटीज बनी रहे, ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसीलिए इसको चेक करना जरूरी है। आयरन सप्लीमेंट, सबको पता है आयरन की जरूरत है ही। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन सप्लीमेंट टू प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट और ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑब्वियसली बात है, आयरन सप्लीमेंट चलता ही चलता है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? आयरन सप्लीमेंट इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन विच कैन लीड टू फटीग, ठीक है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो थकान आना स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है एंड पोस्ट पार्टम हैमरेज। डिलीवरी के बाद कई बार क्या होता है, खून, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में खून ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन नॉर्मल और अगर पोस्ट पार्टम हैमरेज हो गया है तो कई बार खून काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है। 500 ml से 1-1 लीटर तक खून निकल जाता है, हैमरेज हो जाता है, ठीक है, अगर आयरन की कमी है। इट हेल्प इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू बोथ द मदर एंड द फीटस। और आयरन है तो ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन बोथ, दोनों को, मदर और बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। आयरन सप्लीमेंट की तरह ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। द इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट यूजुअली स्टार्टिंग बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड कंटिन्यू थ्रू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और पूरे स्टार्टिंग के 3 महीने चलता है प्रेगनेंसी के, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक तरह का ब्रेन का स्टार्टिंग का फॉर्मेशन होता है बच्चे का, उसमें कोई डिफेक्ट ना आ जाए, उसके लिए फॉलिक एसिड चलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? फॉलिक एसिड सप्लीमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग बर्थ डिफेक्ट, बच्चे में कोई पैदाइशी डिफेक्ट ना हो, लाइक स्पाइना बाइफिडा और एनेसेफेली विच अफेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये वो बीमारियां हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा और एनेसेफेली, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए टर्म्स हैं, उनमें डिफेक्ट आता है, तो इसीलिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जरूरी होता है। फिर एक आता है फंडल हाइट मेजरमेंट। फंडल हाइट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बोन अगर आप लोगों को याद हो, तो प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ये जो हमारा ऐसे यूट्रस होता है, ये इस टाइप से देखा होगा, ठीक है, और यहीं पर ही क्या होती है, बोन होती है, इस टाइप से ना, एक टाइप बोन रहती है, इसकी इससे हाइट देखी जाती है ये, ठीक है, उसे कहते हैं फंडल हाइट मेजरमेंट। क्यों देखी जाती है? यूज टू एसेस फीटल ग्रोथ, बच्चे की हेल्थ को, ग्रोथ को जांचने के लिए, एंड एस्टिमेट जेस्टेशनल एज, और कितनी एज हो गई है, बच्चा कितने महीने का हो गया है, उसको चेक करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है? फंडल हाइट मेजरमेंट हेल्प एसेस वेदर द फीटस इज ग्रोइंग नॉर्मली। अगर फंडल हाइट सही है, जो भी उनके
क्राइटेरिया होता है, पैरामीटर्स होता है, तो इसका मतलब बच्चा जो है ग्रो नॉर्मली कर रहा है। फिर है इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, IUGR। ये क्या है? अ कंडीशन वेयर फीटस इज नॉट ग्रोइंग एट द एक्सपेक्टेड रेट। इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जहां पर जो फीटस है एक्सपेक्टेड रेट जैसा सोचा था वैसा ग्रो नहीं कर रहा है। फीटल वेट लेस देन 10th परसेंटाइल ऑफ जेस्टेशनल एज। ये जो अगर MCQ क्वेश्चन आता है तो यानी कि जेस्टेशनल एज के हिसाब से वो लेस देन 10th परसेंटाइल होता है। ठीक है, एक पैरामीटर है नापने का। सिग्निफिकेंस क्या है? मे इंडिकेट प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम और जेनेटिक कंडीशन। यहाँ पे हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो पर्याप्त नहीं है बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए माँ से, या माँ की हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन है। इससे हम लोग ये आइडिया ले सकते हैं। प्री टर्म लेबर, बच्चा समय से पहले हो जाएगा, बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, लीडिंग टू प्री टर्म बर्थ। इस केस में क्या होता है? प्री टर्म बर्थ होगा, क्या दिक्कत है भाई? इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, और मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इन सिचुएशन में प्री टर्म बर्थ हो जाता है। सिग्निफिकेंस, प्री टर्म बर्थ इंक्रीज द रिस्क ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी। बच्चे के मरने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि कमजोर बच्चा पैदा होता है। एंड मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी सॉरी, बच्चे के अंदर कई तरह की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती है। साथ साथ में मॉर्टेलिटी, बच्चे की मरने की संभावना भी ज्यादा होती है। ड्यू टू अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, मर क्यों सकता है? ऑर्गन पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली द लंग्स, खास करके लंग्स। तो बाहर आकर सांस लेने में उसे क्या होती है? दिक्कत होती है। ठीक है, फिर है एडवांस्ड मैटरनल एज, AMA, प्रेगनेंसी एट 35 ईयर और मोर। अगर कोई लेडी 35 के बाद प्रेग्नेंट हो रही है तो उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एडवांस्ड मैटरनल एज। इसमें क्या है? हायर रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मैंने बताया था, एज ज्यादा होने की वजह से क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। फिर एक है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस, हाइड्रामिनियोस। इसमें क्या है? लो एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे की थैली होती है ना, जिसके अंदर बच्चा होता है, उसके आसपास जो पानी भरा होता है, अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है, लेस देन 5 सेंटीमीटर उसका साइज होता है, अगर 5 सेंटीमीटर कम आ रहा है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रामिनियोस कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? एसोसिएटेड विद फीटल रीनल इश्यूज और रप्चर मेम्ब्रेन। अगर ऐसा आ रहा है तो इसमें दो कंडीशन हम कह सकते हैं कि या तो मेम्ब्रेन जो है बच्चे के आसपास वो टूट गई है, या बच्चे का रीनल इशू, किडनी का प्रॉब्लम है कुछ। ओके, पॉलीहाइड्रामिनियोस, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा हो गया, मोर देन 25। ठीक है, इट इज लिंक टू GDM, यानी कि वही मेलाइटस, जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस आ गया, या फीटल एनोमलीज, या बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट है। एनोमलीज मतलब डिफेक्ट। तो हर टर्म से कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, वो उसका सिग्निफिकेंस बन जाता है। ठीक है, तो टर्म्स बेटा याद तो करने हैं, कोई ऑप्शन है नहीं। देन एंटीनेटल विटामिन, वो सारी विटामिन जो दी जाती हैं किसी प्रेग्नेंट लेडी को जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो। एमनियोसेंटेसिस, जो बच्चे के एमनियोस यानी कि जो फ्लूइड की अभी हम बात कर रहे थे, ये जो बच्चे के आसपास फ्लूइड होता है, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? इंजेक्शन की हेल्प से उसको बाहर निकालते हैं और क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं किसी डिफेक्ट के लिए। और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है इन विच अ स्मॉल सैंपल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का एक छोटा सैंपल निकाला जाता है फ्रॉम द सैक मतलब जो पाउच होता है आसपास सराउंडिंग द फीटस, टू टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, जिससे कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या बर्थ डिफेक्ट है तो उसको हम लोग क्या कर सके? चेक कर सके। ठीक है, सिग्निफिकेंस, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डायग्नोस जेनेटिक कंडीशन लाइक डाउन सिंड्रोम एंड एसेस द हेल्थ ऑफ द फीटस। डाउन सिंड्रोम टाइप की बीमारियों को चेक कर सकते हैं और साथ साथ में बच्चे की हेल्थ कैसी है उसको चेक कर सकते हैं। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी बहुत कॉमन फैक्टर होता है ये आजकल, ठीक है ना। अ कंडीशन डेट ऑकर व्हेन RH नेगेटिव मदर, माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो जाए? RH नेगेटिव हो, और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर एक संभावना पैदा होती है, इसमें केस बनता है कि ऐसे केस में क्या होता है, मदर के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं इस RH पॉजिटिव के खिलाफ, और वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के अंदर चली जाती हैं और बच्चे के ब्लड को खत्म करना स्टार्ट करती है, तो बच्चा फिर डिफेक्टिव हो जाता है, उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू हीमोलिटिक डिजीज, हीमोलिटिक मतलब खून, हीम
जो हमारा ब्लड है लेटिक तोड़ना, आरबीसी को तोड़ने वाला बीमारी, यानी कि आरबीसी ब्रेक हो जाएगा बच्चे के अंदर तो खून की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऑफ द न्यूबॉर्न इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं कराया गया तो हीमोलिटिक डिजीज, खून की बीमारी यानी कि खून कम हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एज जॉन्डिस, एनीमिया और फीटल डेथ, बच्चे की मौत तक हो सकती है पेट के अंदर ही, ठीक है। देन सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन कहते हैं, सबको पता है, जो कट लगता है एक प्रेग्नेंट लेडी को कट लगा करके, ठीक है ना, सर्जिकल प्रोसेस होती है, यूज्ड टू डिलीवर अ बेबी, बच्चे को बाहर निकाला जाता है थ्रू द इंसाइजन, मतलब होता है कट लगाना, कहां पर, मेड टू मदर्स एब्डोमेन, पेट और यूट्रस में कट लगा करके बच्चे को जो बाहर निकालते हैं उसे सी सेक्शन कहते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है, ये जरूरी होता है इन सर्टन केसेस, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस, फीटल मतलब अगर नॉर्मल केस में जैसे बच्चे को डिलीवरी करेंगे तो डिस्ट्रेस है, वो बच्चे का वीक है, उतना ताकत नहीं लगा पाएगा बच्चा, तमाम चीजें होती हैं, एबनॉर्मल पोजीशन, बच्चे की पोजीशन सही नहीं है या प्लेसेंटल प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में फिर सर्जरी कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी को हम यूटोसिया कहते हैं, जो कि नॉर्मल हो जाएगा फुल टर्म 27 से 42 वीक के बीच में अगर बच्चा हो रहा है तो उसे नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, यूटोसिया इंडिकेट प्रेगनेंसी विद नो मेजर हेल्थ कंसर्न, की कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट पोस्ट नेटल, अब प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, बच्चा हो गया है, तो अब क्या क्या किस किस तरह की चीजें या प्रॉब्लम आती हैं या क्या क्या टर्म इस्तेमाल होते हैं केयर के लिए, आओ देखते हैं। पोस्ट नेटल केयर रेफर टू द केयर प्रोवाइडेड टू द मदर्स एंड न्यूबॉर्न, यहाँ पे बच्चे को और न्यूबॉर्न को दोनों को केयर दी जा रही है आफ्टर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ ऑफ लाइफ, लगभग हम मान सकते हैं कुछ हफ्ते या महीने, यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने मान लो, प्रॉपर है वो उतना काफी होता है, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, वैसे 1 मंथ और 2 मंथ काफी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है प्योरपेरियम, यानी कि पोस्ट पार्टम पीरियड, डिलीवरी होने के बाद का समय, द 6 वीक पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि लगभग 1.5 महीना, ठीक है, वेयर मदर्स बॉडी रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट, इन 1.5 महीने में माँ की बॉडी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में पहुंच जाती है, धीरे धीरे पेट वेट कम हो जाता है, काफी सारी चीजें, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिकल फॉर हीलिंग, ये देखा जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है, अगर प्रॉपर हो रहा है तो मतलब मदर की बॉडी प्रॉपर हील कर रही है। भाई हील क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी होती है, ठीक है, काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन रहे होते हैं, लैक्टेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिटेक्टिंग कॉम्प्लिकेशंस, एग्जांपल हैमरेज और इन्फेक्शन, ठीक है। तो पोस्टमार्टम पीरियड में हम लोग देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हैमरेज ब्लीडिंग तो नहीं हो रही बेमतलब की एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस होती है, ये 1.5 महीना चेक किया जाता है, प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। देन अगर हम बात करें पोस्टमार्टम हैमरेज, जिसकी मैं बात कर रहा था, कई बार अगर आयरन की कमी हो जाए या कुछ और कंडीशन होती है तो हैमरेज, यानी कि डिलीवरी जब होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कई बार एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे होने के बाद एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है बेवजह, ब्लड लॉस होता है मोर देन 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, या मोर देन 1000 ml आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, 100-200 ml इतना ओके है, 500 ml की ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, तो इसका मतलब कोई चीज हैमरेज हुई है, ब्रेक हुआ है कहीं से कोई चीज, वीन वगैरह, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, ये ऐसे केस में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, एग्जांपल यूट्रीन मसाज, मेडिकेशन, सर्जिकल प्रोसीजर, जल्दी अगर पता चल गया कि हाँ ब्लीडिंग इतनी हो रही है तो हम जल्दी उसमें दखलंदाजी दे सकते हैं और इलाज शुरू कर सकते हैं। आर क्रूशियल इन मैनेजिंग पीपीएच एंड प्रिवेंटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार फीमेल ऐसी होती हैं उनका डिलीवरी के समय खून ऑलरेडी 6 या 7 लेवल पर है, फिर पीपीएच हो जाएगा और खून कम हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक टर्म आता है लोशिया, अब देखना ध्यान रखना, ये था हैमरेज यानी कि खून का निकलना, ये है लोशिया, वेजाइनल डिस्चार्ज है ये। अगर आप लोगों ने कभी यूट्यूब वगैरह पर डिलीवरी देखी हो तो बच्चे होने के बाद गंदगी सी निकलती है, पूरा उसकी थैली वगैरह जो होती है, उसको कहा गया है वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर चाइल्ड बर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, इसमें थोड़ा बहुत खून भी होता है, म्यूकस भी होता है, एंड यूट्रिन टिश्यूज, और वो टिश्यूज भी होते हैं जिसमें बच्चा है ना चिपका हुआ, जिन टिश्यूज की हेल्प से बच्चा रहता है उसमें प्रॉपर यूट्रस के अंदर, तो ब्लड, म्यूकस और यूट्रिन ये सब चीजें मौजूद रहती है, टिश्यूज रहते हैं उसके अंदर। इट ऑकर एज द यूट्रस हील्स, ठीक है,
इट ऑकर्स एज द यूट्रस हील एंड रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट। धीरे धीरे जो यूट्रस, भाई ये वही चीज है, प्रेगनेंसी कुछ और नहीं होता। देखो बात को समझो, अगर आपको मेंस्ट्रुअल वाली कहानी याद है कि 3 लेयर्स होती है ना इस टाइप से मेंस्ट्रुअल पीरियड में, तो ये वाली लेयर जो होती है टूट टूट कर हर महीने में टूट के बाहर आ जाती है। 9 मंथ में यही लेयर काफी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बच्चे को कैरी करके रखा होता है, तो यही लेयर टूट टूट कर क्या होती है, बाहर आती है यूट्रस से। ठीक है, तो ये लेयर एक बार में नहीं आ पाती है, इसको धीरे धीरे टाइम लग जाता है। जैसे कि इसको स्टेज में कैलकुलेट तोड़ा गया है। लोशिया ल्यूब्रा स्टार्टिंग के 1 to 3 में ब्राइट रेड और ब्लडी, खून काफी ज्यादा निकलता है और काफी गाढ़ा गाढ़ा कतरो टाइप में निकलता है वो। ठीक है, लोशिया सिरोसा 4 से 10 दिनों के अंदर पिंक और ब्राउन, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और लेस ब्लडी, खून उतना ज्यादा नहीं आता लेकिन गंदगी निकलती रहती है। फिर अगर हम बात करें लोशिया अल्बा, डे 11 से लेके 42 दिन का मतलब समझ रहे हो, लगभग 1.5 महीना जा रहा है। इसमें व्हाइट और येलो और ना के बराबर खून होता है, वो गंदगी से निकलती रहती है। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लोशिया कहते हैं। आप लोग अगर जो लोग जानते होंगे गाँव वगैरह में या सुना होगा, प्रेगनेंसी देखी होगी, तो उसमें ये वर्ड होता है कि गंदगी निकल रही है, उसको हम गंदगी बोल देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, मॉनिटरिंग लोशिया इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ब्लीडिंग इज नॉर्मल। लोशिया को देखना इसलिए जरूरी है कि भाई जो ब्लड है वो स्टार्टिंग के 1 to 3 तो ठीक है, ओके था, एक फिक्स क्वांटिटी कि इतना ही आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे फिर उसका कम भी हो जाना चाहिए। ये नहीं कि लगातार आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। ठीक है, मॉनिटर करना है इसको, क्या देखना है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नॉर्मल है कि नहीं है। एक्सेसिव ब्लीडिंग और चेंजेस इन द अपीयरेंस, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या जो ये हमने कलर यहाँ पे बता रखे हैं इससे कुछ अलग हटके कलर है, ठीक है ना, जैसे फाउल ऑर्डर, गंदे बदबू टाइप की आ रही है, में इंडिकेट इन्फेक्शन, ये इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई इन्फेक्शन हो गया है या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई है और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। यूट्रीन इन्वोल्यूशन, श्रिंकिंग ऑफ द यूट्रस टू प्रिपेयर टू प्री प्रेगनेंसी साइज। यूट्रस जो था प्रेगनेंसी की वजह से पूरा फैल गया था, वो वापस से श्रिंक होकर के अपना नॉर्मल साइज में आता है, लगभग 6 हफ्ते में आ जाता है, यानी कि 1.5 महीने के अंदर नॉर्मल आ जाएगा। सिग्निफिकेंस, असिस्ट वाया फंडल हाइट शुड डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर पर डे। अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, फंडल हाइट पता चल जाती है हमको। ठीक है, लगभग 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से वो श्रिंक करता है। कोलेस्ट्रॉल हम सबको पता है, जो सबसे पहला येलो मिल्क होता है, थिक और येलोइश होता है, जिसके अंदर ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं, उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों जरूरी है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी एंटीबॉडीज होती हैं। देन इंगोर्जमेंट, पेनफुल ब्रेस्ट स्वेलिंग ड्यू टू मिल्क एक्यूमुलेशन। कई बार क्या होता है, दूध मदर के ब्रेस्ट में दूध इकट्ठा हो जाता है, मिल्क, और वो बाहर नहीं निकल पाता किसी वजह से, तो जिसकी वजह से क्या है, पेनफुल ब्रेस्ट स्वेलिंग ड्यू टू मिल्क एक्यूमुलेशन, मिल्क इकट्ठा हो गया, इसमें दर्द होता है वो, या कई बार ऐसा होता है बच्चा पी नहीं पाता है। सिग्निफिकेंस, मैनेज विद फ्रीक्वेंट फीडिंग, कैसे बच्चे को लगातार बार बार दूध पिलाएं। वार्म कंप्रेस, गर्म तरीका होता है, गर्म उससे कपड़े से या उस चीज से कंप्रेस किया जाता है। और पंपिंग मशीन भी आती है, अगर दूध बच्चा नहीं पी पा रहा तो पंपिंग मशीन की हेल्प से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। फिर एक टर्म आता है मास्टाइटिस, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन, जो ब्रेस्ट होती है वो इन्फ्लेम कर जाती है, स्वेलिंग वगैरह आती है, उसमें दर्द वगैरह होता है, ऑफन ड्यू टू ब्लॉक्ड डक्ट और इन्फेक्शन, जो डक्ट वगैरह ब्लॉक हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। सिग्निफिकेंस, कॉजेज फीवर, रेडनेस, ट्रीटेड विद एंटीबॉडीज, यहाँ पर रेडनेस वगैरह हो जाती है और फीवर वगैरह आता है मदर को, तो वो एंटीबायोटिक से ही सही होता है। लैक्टेशनल एमनेरिया, अगर मदर प्रॉपर बच्चे को दूध पिला रही है तो जब तक मदर बच्चे को दूध पिलाती है तब तक मदर को वापस से पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमनेरिया। टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना, 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक कई बार मदर को मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं अगर वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो ऑटोमेटिक सिग्नल जा रहा है कि ये बच्चा है जो कि क्या है बहुत छोटा है, दूध पी रहा है, तो ब्रेन पर सिग्नल जाता रहता है कि अगली प्रेगनेंसी अभी नहीं ले पाएगी बॉडी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बॉडी सेट है उस चीज के लिए। सिग्निफिकेंस, कैन सर्व एज कॉन्ट्रासेप्शन, ये कॉन्ट्रासेप्शन का काम करता है कि इस दौरान अगर क्वाइटस होता है, अगर फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं कपल, तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। इफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का काम कब करेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, ये नहीं कि दिन में एक बार दूध पिलाया, दिन में बाकी 4 टाइम डब्बे वाला दूध पिला दिया, ऐसा नहीं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध दे रहे हो बच्चे को, ठीक है, कम से कम 6 महीने तक, तो आप मान के चलिए लैक्टेशनल एमनेरिया रहेगा आपको। पोस्टपार्टम या प्री एक्लेम्सिया, या एक्लेम्सिया हम पढ़ चुके हैं,
होने की संभावना रहती है। हाई बीपी प्लस सीजर विद इन 48 आवर्स टू 6 वीक्स पोस्टपार्टम। प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया वाली कंडीशन आ जाती है। सिग्निफिकेंस वही रिक्वायर MgSO4 एंटी कन्वल्सेंट या एंटी हाइपरटेंसिव दिए जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है। कुछ लेडीज इतना ट्रॉमा होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सैडनेस, परसिस्टेंट सैडनेस, एंजाइटी, फटीग, थकान, बियॉन्ड बेबी ब्लूज। ठीक है, बेबी ब्लूज एक तरह का कंडीशन है, उसके भी परे मतलब उससे ज़्यादा तरह का एक तरह की मतलब कह सकते हैं एंजाइटी कंडीशन है, उससे भी ज़्यादा फटीग या एंजाइटी हो जाती है 2 वीक से ज़्यादा मान लो। ठीक है। सिग्निफिकेंस स्क्रीन वाया एडनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल, एक तरह का स्केल है, हम चेक करते हैं कि किस लेवल का डिप्रेशन है। ठीक है, ट्रीटेड विद थेरेपी या सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो मेडिसिन होती है उसके माध्यम से हम इसको ठीक करते हैं। ओके, देन नियोनेटल जॉन्डिस, आपने देखा अभी बच्चों को पैदा होने के बाद जॉन्डिस होता है, वही वाली बात आ गई। नियोनेटल सेप्सिस, सेप्सिस वाली कंडीशन भी देख चुके हैं हम लोग। फेलियर टू थ्राइव, ये भी देख लिया हमने। पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन ये सेप्सिस में ही आ गया ये। ठीक है। देन कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज आप लोगों ने देखी होंगी कुछ अलग तरीके से। कीगल एक्सरसाइज एक्चुअली जो हमारा पेल्विक कमर वाला हिस्सा होता है उसको मजबूत करने के लिए होता है। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज डिजाइन टू स्ट्रेंथन द मसल्स दैट सपोर्ट द यूट्रस। पेल्विक मसल्स जो यूट्रस को सपोर्ट करती हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ खास तरीके की एक्सरसाइज डिजाइन की गई है जिसको हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, जब हम कीगल एक्सरसाइज करती हैं तो हमारा जो मसल्स है जो कि सपोर्ट करता है यूट्रस को, ब्लैडर को, स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड रेक्टम को, वो स्ट्रॉन्ग बनता है हमारा। दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स। पेल्विक मतलब जो कमर के आसपास वाली जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना तरीका होता करने का और रिलैक्स करना, उससे ये मजबूत बनती हैं। सिग्निफिकेंस, कीगल एक्सरसाइज आर बेनिफिशियल फॉर पोस्टपार्टम रिकवरी। पोस्टपार्टम रिकवरी के बाद कमर के आसपास वाले हिस्सों में और अपना ये यूट्रस, ब्लैडर, इनको वापस से स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है रिकवरी में। हेल्पिंग टू प्रिवेंट यूरिनरी इनकंटिनेंस, है ना, इनकंटिनेंस मतलब कि यूरिन अपने आप ही ना होने लगे, ब्लैडर मजबूत रहे। इम्प्रूव पेल्विक मसल टोन, जो कमर की मसल्स हैं वो टोन्ड रहें, मजबूत रहें। एंड प्रमोट फास्टर हीलिंग आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी। अगर प्रॉपर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो जल्दी से रिकवरी हो। फिर एक टर्म आता है बबल ही असेसमेंट, ये एक मिनोमिक है, मतलब शॉर्ट टर्म है किसका, बी से ब्रेस्ट, यूट्रस, बावल्स, बावल मतलब इंटेस्टाइन वगैरह, ब्लैडर, लोशिया, एपिसियोटोमी और होमन साइंस। ठीक है, बबल ही साइंस इसको डीवीटी बोलते हैं और इमोशनल स्टेटस, ई से क्या आ गया, इमोशनल स्टेटस। इन सब को मिला करके चेक किया जाता है कि ये सारी चीजें एक जो लेडी है आफ्टर डिलीवरी सब नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो ये ही चीजें चेक की जाती हैं आफ्टर डिलीवरी। ठीक है ना, बबली, ब्रेस्ट, यूट्रस, बबल्स, ब्लैडर, लोशिया, एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी क्या होता है, एक्चुअली वेजाइनल और एनस के बीच का जो पार्ट होता है, हल्का सा जो गैप होता है, उसमें कई बार कट लगाया जाता है ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो सके, तो वो एपिसियोटोमी में आता है। देन होमन साइंस होता है जो घुटनों के पीछे की तरफ हल्का सा कई बार पेन होता है, पीछे साइड से ऊपर थाई की तरफ फीमेल्स में पेन होता है। और फिर आ गया इमोशनल स्टेटस। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, चेक की जाती हैं। ठीक है, तो बबली असेसमेंट किया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, इन सबको चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी मॉनिटरिंग, यानी कि ये सब चीजें चेक कर लिया, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी, एक डिटेल रिकवरी, चारों तरफ से एक रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है हमको पता चल जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड केयर, बच्चे की जो नाल होती है उसको काटा जाता है। द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द अम्बिलिकल स्टम्प, ठीक है, उसी को हम अम्बिलिकल कॉर्ड केयर कहते हैं। इन द न्यूबॉर्न विच फॉल्स ऑफ टिपिकली विद इन 1 to 3 वीक आफ्टर बर्थ, है ना, जो काट करके हम उसमें कई बार गांठ लगाते हैं धागे से, तो वो 1 से 3 हफ्ते में गिर जाती है, उसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर अम्बिलिकल कॉर्ड केयर इंक्लूडिंग कीपिंग द स्टम्प क्लीन, उसको साफ भी करना होता है, एंड ड्राई हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, उसको क्लीन रखना है और ये ध्यान रखना कि वो सूखती रहे धीरे धीरे, अदरवाइज उसमें इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं।
चलिए देन बर्थ कंट्रोल मेथड्स पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद तुरंत ही कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि LAM, लैक्टेशनल एमनेरिया मेथड। ये सबको पता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैक्टेशनल एमनेरिया हो जाएगा, पीरियड्स नहीं होंगे तो बर्थ कंट्रोल रहेगा ही। देन पोस्टपार्टम IUCD, ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस इंसर्टेड विद इन 48 आवर ऑफ डिलीवरी, 48 घंटे के तुरंत बाद ही IUD इंसर्ट कर दिया जाता है। ये लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन होता है। पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन, अगर बच्चे 2 या 3 हो गए हैं और आपको फर्दर बच्चे नहीं चाहिए तो ट्यूबल लाइगेशन कर देते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, उसके तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के अंदर जो होता है ना, हम लोग फिलिपिन ट्यूब्स काट करके उसे लाइगेट बांध देते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। फिर एक टर्म आता है पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। प्रोलैप्स मतलब होता है कोई चीज खराब होना। अ कंडीशन इन विच पेल्विक ऑर्गन जैसे कि ब्लैडर है, यूट्रस है या रेक्टम है, डिसेंड और बल्ज इनटू द वेजाइनल कैनाल, ठीक है। जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, ब्लैडर है, यूट्रस है, रेक्टम है, डिसेंड खिसक जाता है नीचे की तरफ इनटू द वेजाइनल कैनाल ड्यू टू वीकेंड पेल्विक फ्लोर। कमर की फ्लोर अगर कमजोर है, वीक है लेडी की, तो ये पार्ट नीचे खिसक जाते हैं। ऑफन ऑकरिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद हमको अक्सर देखने को मिलता है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसको ठीक करने के लिए दाई वगैरह को बुलाया जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, पोस्टपार्टम वुमेन स्पेशली दोज हु हैव हैड वेजाइनल डिलीवरीज मे बी एट रिस्क ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है ये। तो जिनकी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है उनके अंदर इस चीज को प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। पेरिनियल केयर, पेरिनियल मैंने बताया कि वेजाइनल और जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके जस्ट हल्का सा गैप रहता है, फिर एनस की ओपनिंग आती है, तो बीच में हल्का सा गैप रहता है। द क्लीनिंग एंड केयर ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम मतलब द एरिया बिटवीन द वेजाइना एंड एनस के बीच में हल्का सा जो एरिया रहता है फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, पर्टिकुलरली आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी विच में इन्वॉल्व सुचर्स और ट्रॉमा। कई बार क्या होता है, कट लगा दिया जाता है वहां पर, बच्चे की जब डिलीवरी होती है थोड़ा सा स्पेस कम पड़ता है तो वो जो पार्ट होता है वहाँ हल्का सा कट लगा देते हैं और बाद में फिर सुचर्स टाँके लगा देते हैं। तो अगर टाँके लगे हैं, ट्रॉमा है, तो पेरिनियल केयर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। सिग्निफिकेंस, पेरिनियल केयर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर उसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो आपका इन्फेक्शन नहीं होगा और जल्दी से हील हो जाएगा वो। ओके, तो ये हाँ हमारे पास टोटल 20 टर्म्स थे और ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था बट इसी में सारे कवर करवा दिया, अदरवाइज सबके लिए अलग अलग बनाते तो 4 लेक्चर अलग से बनते हैं, ठीक है। करना क्या है आप सबको पता है अच्छे से, टर्म्स सबके कम से कम 10-10 टर्म आप रिवाइज कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, उतना पर्याप्त रहेगा। बाकी टर्म्स कॉमन ही है सारे, पढ़ते रहिए। ये नंबर है मेरा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताना, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।